नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसको समझते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज होती है। देखो, कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड को भिगोएगा या फिर उससे दूर दूर रहेगा, उसके ऊपर ड्रॉप की फॉर्म में रहेगा, ये इस एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या चीज है, इसको समझना ध्यान से। मान लो कि आपके पास कोई ग्लास की ट्यूब है और उसको आपने पानी में ऐसे डिप कर दिया, तो आप देखोगे कि जो पानी है वो वहां पे कुछ ऐसी शेप ले लेगा, ये ऐसे कर्व्ड शेप में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सरफेस के ऊपर ये जो कर्ड शेप बन गई, इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको? मेनिस्कस। तो यहाँ पे मेनिस्कस की शेप क्या है? कॉनकेव टाइप की है। जब भी आप किसी ग्लास की ट्यूब को, कोई भी ग्लास की ट्यूब है, उसको पानी में डिप करोगे, ये मान लो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या किया आपने, ग्लास की ट्यूब को डिप कर दिया, तो आप देखोगे कि पानी जो है ना वो इसके अंदर ये वाली शेप ले लेगा। इस पानी इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। और ये जो शेप बनती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव टाइप की। इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस, है ना। ये इसकी मेनिस्कस है। तो मेनिस्कस की शेप क्या है? यहाँ पे कॉनकेव टाइप की है। तो आपने कोई ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर वाटर फिल किया, वाटर फिल करने पे इसकी जो मेनिस्कस है उसकी शेप क्या बन गई? कॉनकेव टाइप की बन गई। अब जहां पे ये जो लिक्विड है ये सॉलिड के कांटेक्ट में है, इस पॉइंट की हम बात करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरीके से, तो ये जो टेंजेंट है ये सॉलिड की सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ कांटेक्ट। कोई भी लिक्विड की सरफेस है, जब वो सॉलिड के कांटेक्ट में आती है, तो सॉलिड के कांटेक्ट में आने पे उस लिक्विड की सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है लिक्विड की तरफ, है ना, लिक्विड की तरफ जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, वो सॉलिड की सरफेस से जो भी एंगल बना रहा होता है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इसका अपोजिट केस भी हो सकता है कि लिक्विड जब किसी भी ट्यूब के अंदर फिल किया, जैसे मरकरी है, मरकरी को ग्लास के ट्यूब के अंदर फिल करो, तो वो उसकी जो ऊपर वाली जो शेप है ना, वो कुछ इस टाइप की बन जाती है। इसकी जो मेनिस्कस है वो ऐसे कॉन्वेक्स टाइप की होती है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जहां पे लिक्विड, जहां पे ये मरकरी ये सॉलिड के कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे आपको देखना है, यहाँ पे लिक्विड की सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, फिर सॉलिड की सरफेस से उसका एंगल चेक करना है। तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? 90 से छोटा बन रहा है, आप देख रहे हो। थीटा क्या है? 90 से छोटा है। यहाँ पे क्या है? थीटा 90 से बड़ा है। यानी कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू है, यहाँ पे तो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, यहाँ पे 90 से भी बड़ा एंगल है। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री से बड़ी होती है और 180 डिग्री से छोटी होती है। ये हम याद रखेंगे इसमें, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर किसी भी लिक्विड के लिए जब वो सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, इसका मतलब वो लिक्विड उस सॉलिड को भिगोएगा। जैसे एक ग्लास की शीट है आपके पास, एक ग्लास की कोई शीट है, स्लाइड है आपके पास, उसके ऊपर पानी डालो तो पानी उसके ऊपर चिपक जाएगा। यानी कि जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट करेगा, गीला करेगा। ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा बन रहा हो तो समझ जाना कि वो लिक्विड उस सॉलिड को भिगोएगा, मतलब गीला करेगा उसको। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, जैसे मरकरी को किसी भी ग्लास की शीट के ऊपर डालो, वैसे ड्रॉप की फॉर्म में रहेगा, मतलब वैसे उसको भिगोएगा नहीं, उससे चिपकेगा नहीं। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा बन रहा है, जैसा मरकरी के लिए बनता है, तो इसका मतलब वो जो लिक्विड्स है वो सॉलिड को भिगोएंगे नहीं, गीला नहीं करेंगे, उसके ऊपर ड्रॉप की फॉर्म में रहेंगे। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट देख के ही आपको पता चलता है कि कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड को भिगोएगा या नहीं भिगोएगा। ठीक है। तो ये याद रखना है। अब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। पहली चीज टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के साथ में कैसे चेंज होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट? अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो उससे क्या होगा? जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो वीक हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज अगर वीक होंगे तो उससे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है? वीक, और उससे सरफेस टेंशन वीक हो जाता है। और अगर सरफेस टेंशन वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा। याद रखना है कि अगर वो लिक्विड जिनका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, जैसे मरकरी का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है वाटर की कंपेरिजन में, तो मरकरी के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा ज्यादा आता है वाटर की कंपेरिजन में। ठीक है। इसलिए याद रखना है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अगर सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। दूसरी बात,
इम्प्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आप किसी भी लिक्विड में कुछ ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हो जो कंप्लीटली सॉल्यूबल है, तो कंप्लीटली मिक्स होने वाली जो इम्प्योरिटीज है वो हमेशा सरफेस टेंशन को बढ़ाती है, और अगर सरफेस टेंशन बढ़ता है तो इससे एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना है। तो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज आप मिलाते हो तो इससे क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा, और अगर सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी लिक्विड में पार्शियली सॉल्यूबल जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन मिला दिया तो वो पार्शियली सॉल्यूबल है। अगर आप पार्शियली सॉल्यूबल इंप्योरिटी मिलाते हो तो उससे सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना है, सरफेस टेंशन के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन अगर किसी भी रीजन की वजह से घटेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी घट जाएगा, अगर सरफेस टेंशन किसी भी रीजन की वजह से अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड जो कांटेक्ट में है उनके ऊपर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी ग्लास की शीट के ऊपर पानी को डालोगे, ये कोई ग्लास की शीट है, इसके ऊपर पानी डालो, एक ड्रॉप डालो इसके ऊपर, तो पानी ये वाली शेप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, लिक्विड की सरफेस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो सॉलिड की सरफेस से जो एंगल बनाएगा वो आप देख रहे हो 90 डिग्री से क्या आएगा, छोटा आएगा। लेकिन अगर इसी ग्लास की शीट के ऊपर एक मरकरी की ड्रॉप डाली जाती, ये तो क्या डाला हमने यहाँ पे, इस पे वाटर, अगर मरकरी की ड्रॉप रखी जाए तो मरकरी वाली शेप नहीं लेता, मरकरी कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे ड्रॉप की शेप में रहेगा। तो इसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो ऐसे जाएगा। सॉलिड की सरफेस से जो एंगल बना रहा होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ग्लास की शीट पे मरकरी रखते हो, मतलब जो सॉलिड और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में है उनके ऊपर भी, उनके नेचर के ऊपर भी एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। अगर पानी और ग्लास है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा आ रहा है, अगर ग्लास और मरकरी है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्थ है ऑन वाटर प्रूफिंग एजेंट, मतलब अगर आप किसी भी मटेरियल के ऊपर वाटर प्रूफिंग एजेंट की कोटिंग कर देते हो तो उससे एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा उसका। फॉर एग्जांपल जैसे अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला का जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग एजेंट की एक कोटिंग होती है, एक लेयर होती है उसके ऊपर, इसलिए जब भी बारिश होती है तो पानी उसको भिगो नहीं पाता है। देखा होगा ना, जो अम्ब्रेला का कपड़ा होता है वो कुछ अलग टाइप का सा होता है, उसके ऊपर पानी गिराओगे तो ऐसे उछल के दूर गिर जाएगा, वो गिला नहीं करेगा। एक कॉटन होता है, कॉटन के ऊपर पानी गिराओ सोख लेगा वो, है ना, गिला हो जाएगा, जबकि वो नहीं होता। तो ये जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर वो इंक्रीज हो रहा होता है तो इससे जो लिक्विड है वो कभी भी उस सॉलिड को भिगो नहीं पाएगा, फिर उससे दूर रहेगा, ड्रॉप की फॉर्म में उसके ऊपर से गिर के उछल के अलग हो जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट से क्या होता है, अगर ये मिलाते हो तो इससे एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मान लो कि अलग अलग टाइप के जो लिक्विड और सॉलिड है वो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना कितना होगा वो हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब शेप देख के भी आप बता सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसी ड्रॉप दिखा दे और आपको बोले कि भाई जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है, तो वो शेप देख के तो आप बता ही सकते हो इजीली। या फिर जो मेनिस्कस है उसकी शेप देख के भी आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा। लेकिन कैलकुलेशन से कैसे पता चलेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, वो देखो। अब शेप देख के तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। जैसे इस वाली शेप के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, अगर कॉनकेव टाइप की शेप बन जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 से छोटा बनेगा। थीटा क्या है यहाँ पे, लेस देन 90 डिग्री। और अगर ड्रॉप आप ग्लास की शीट के ऊपर कोई भी वाटर की ड्रॉप रखते हो तो वाटर की ड्रॉप भी देखो यहाँ पे, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये सॉलिड की सरफेस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रही है। इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री से छोटा होगा। ये इसका एग्जांपल है। मतलब किसी ट्यूब के अंदर अगर आप पानी को भरोगे ग्लास के ट्यूब के अंदर तो वो इस वाली शेप में रहेगी, और ग्लास की शीट के ऊपर पानी की ड्रॉप डालोगे तो वो इस टाइप की शेप में रहेगी। और दोनों ही कंडीशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 से छोटा। लेकिन अगर आप ग्लास की कोई ट्यूब है उसको मरकरी में डिप करोगे तो मरकरी ये वाली शेप ले लेगा, मतलब कॉनकेव शेप नहीं लेता, कॉन्वेक्स टाइप की शेप ले लेगा। और यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, 90 से बड़ा बन रहा है। और इसी तरीके से ग्लास की शीट पे मरकरी की ड्रॉप रखोगे तब भी क्या होगा, जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस मरकरी की
सरफेस के ऊपर, वो सॉलिड की सरफेस से जो एंगल बना रही होगी वो क्या होगा, 90 से बड़ा बनेगा। तो ये दोनों एक ही चीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्यूब के लिए ये वाला डायग्राम है, और ग्लास की शीट पे अगर ड्रॉप रखोगे लिक्विड की तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर आप किसी भी सिल्वर की ट्यूब के अंदर, सिल्वर चांदी की कोई ट्यूब होती है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब है मान लो चांदी की, और उसको पानी में डिप कर दिया तो पानी ना तो ऊपर चढ़ेगा ना नीचे आएगा, बस ऐसे फ्लैट सा रहेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, तो जहां पे लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में है वहां पे इस लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर सॉलिड से उसका एंगल चेक करो, एंगल कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर आएगा। यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 90 डिग्री है। अगर आप कोई भी सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो सिल्वर की एक शीट है, उसके ऊपर पानी की ड्रॉप रखते हो तो वो कुछ इस टाइप की सी शेप ले लेगी, मतलब इन दोनों से अलग है वो, देखो शेप अगर अलग है तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये सॉलिड की सरफेस से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है लिक्विड। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसे तीन अलग अलग टाइप के लिक्विड होते हैं। एक लिक्विड तो ऐसा है जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है, तो वो सॉलिड को भिगोएगा। अगर 90 या 90 से छोटा एंगल बने तो मतलब लिक्विड सॉलिड को भिगो रहा होगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा बन जाए तो समझ जाना कि वो लिक्विड सॉलिड को भिगोएगा नहीं, उससे दूर रहेगा, ड्रॉप की फॉर्म में रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन से कैसे पता लगाते हैं वो देखो। जैसे मान लो कि एक ग्लास की ट्यूब है, उसको आपने पानी के अंदर डिप किया। अब ये वाला केस ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो मेनिस्कस है उसकी शेप क्या बन गई, यहाँ पे कॉन्केव टाइप की बन गई। ग्लास की एक ट्यूब है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया इस तरीके से, ये वाली शेप बन गई। अब यहाँ पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा जो इस सॉलिड के जस्ट कांटेक्ट में है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। एक तो ये जो लिक्विड है इधर, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, और इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे। कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे, कोहेसिव फोर्स। ये जो कोहेसिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है और इधर जो और बाकी के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके आसपास, वो इसको लिक्विड के अंदर ऐसे खींच रहे होंगे। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स। ये जो कोहेसिव फोर्स है इसको हमेशा सॉलिड से 45 डिग्री एंगल पे दिखाया जाता है। ये एंगल बन गया 45 डिग्री। दूसरा, इस लिक्विड मॉलिक्यूल को ये जो ग्लास की ट्यूब है, इस ग्लास के मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ खींच रहे होंगे और इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे, अधेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लगा रहे होंगे, अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स। अब आप चेक करके बताओ कि ये जो अधेसिव फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर और ये जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है। तो ये वाला एंगल यहां से यहां तक का 90, ये 45, तो टोटल एंगल कितना हुआ, 135 डिग्री के बराबर हो गया। तो यहाँ पे दो फोर्स इस मॉलिक्यूल पे लग रहे हैं, एक तो लग रहा है अधेसिव फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स, और आप देख रहे हो कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 135 डिग्री के बराबर है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल के ऊपर लग रहा होगा, उसको दिखाते हैं यहाँ पे। जो नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, वो इसके ऊपर लग रहा होगा कहीं इधर, ये नेट फोर्स है। और ये जो नेट फोर्स लग रहा है इसका इस अधेसिव फोर्स वाले डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है इसको मैं अल्फा मान लेता हूं एक बार, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा tan अल्फा इक्वल टू, वेक्टर एडिशन के जो फॉर्मूले होते हैं ना वो लगा रहे हैं हम लोग। तो tan अल्फा बराबर आता है एफ सी साइन 135 डिवाइडेड बाई एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला ये, जैसे दो वेक्टर होते हैं उनको ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से जो एंगल बनाता है उसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद है कि tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगाया हमने। अब ये जो साइन 135 है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये वैल्यूज पुट करते हैं, देखते क्या आता है। तो ये आएगा tan अल्फा बराबर लिखेंगे एफ सी इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई एफ ए प्लस, अच्छा ये माइनस का 1/√2 आएगा cos 135, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस एफ सी इंटू 1/√2। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो tan अल्फा क्या आएगा, ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा एफ सी, नीचे आ जाएगा √2 एफ ए माइनस एफ सी, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसमें तीन अलग अलग केस होते हैं, अब तीनों केस ध्यान से समझना, वो इंपॉर्टेंट है। मेन चीज क्या है कि यहां से हमको जो रिजल्ट निकालने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तीन केस ही हो सकते हैं कि ये जो नीचे वैल्यू लिखी है ना
√2FA माइनस FC, इन दोनों में से हो सकता है कि जो FC है वो कम हो और √2FA ये ज्यादा हो। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ये जो डिफरेंस है ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। भाई √2FA ज्यादा है और FC कम है सपोज करो, तो ये डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और tan अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब एंगल अल्फा क्या आएगा, 90 से छोटा बनेगा कुछ, तो यहां से अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री आएगी। और याद रखना कि जो एंगल है अल्फा अगर ये 90 से कम आ रहा है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी 90 से कम आएगा। तो जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 90 से कम रहेगा। और जिन लिक्विड्स के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम होता है वो लिक्विड हमेशा सॉलिड को भिगोते हैं, है ना। उसके अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उसको भिगो देंगे, उससे चिपक जाएंगे वो, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये ज्यादा हो ये कम हो सकता है कि FC ज्यादा हो और √2FA कम हो। अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो क्या होगा, डिफरेंस नेगेटिव आएगा। डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव में तभी आती है जब एंगल 90 से बड़ा होता है, यानी कि एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर अल्फा 90 से बड़ा आ रहा है तो मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी 90 से बड़ा आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 से बड़ा है इसका मतलब जो लिक्विड है वो सॉलिड को भिगोएंगे नहीं, जैसे इसके लिए है, ये वाला केस है ये, ठीक है। वो वाला पहला वाला केस ये है जिसपे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से छोटा है तो लिक्विड सॉलिड को भिगो रहा है। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा है तो लिक्विड सॉलिड को भिगो नहीं पाएगा। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर ही हो। अगर √2FA बराबर है किसके, FC के, अगर ये दोनों बराबर है तो ये तो भी 0 बन जाएगा और FC/0 ये इनफाइनाइट बनेगा। और tan अल्फा इनफाइनाइट कब आता है, जब अल्फा कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आएगा 90 डिग्री के बराबर। याद रखना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये थर्ड वाला केस है। जैसे सिल्वर के ऊपर आप वाटर की ड्रॉप रखो तो वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनाएगी, 90 डिग्री के बराबर, तो वो लिक्विड सॉलिड को भिगोएंगे और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनेगा, 90 डिग्री के बराबर बनेगा। आया समझ में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपको ये ऑप्शन दे रखे होंगे या इनमें से कोई एक केस दे रखा होगा और पूछेगा कि बताओ कि ये लिक्विड सॉलिड को भिगोएगा या नहीं भिगोएगा। तो ये कैसे पता लगाना है कि FC और √2FA इसमें से कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। जो कोहेसिव फोर्स है अगर वो कम है और अधेसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो फिर लिक्विड सॉलिड को भिगोएगा। कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है √2FA से तो इसका मतलब जो लिक्विड है वो सॉलिड को भिगो नहीं पाएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो इस टाइप का बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो, ए लिक्विड डज नॉट वेट द साइड्स ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, तो अगर कोई भी लिक्विड सॉलिड को भिगो नहीं रहा है, गीला नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसके लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में। इस टाइप की क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिक्विड मेनिस्कस इन कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ये बोल रहा है कि जो लिक्विड की मेनिस्कस है वो किसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं किसी पतली सी ट्यूब को, सिलेंड्रिकल ट्यूब को, इसके अंदर जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स शेप बना रही है। तो बताओ इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होना चाहिए, बताओ सोच के। अगर जो मेनिस्कस है अगर वो कॉन्वेक्स शेप की है, इसका मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आया समझ में। अगर कॉन्केव शेप बन रही हो तो यहाँ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए 90 से बड़ा, और अगर कॉन्केव शेप बन रही है किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड की, इसका मतलब उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। आया समझ में, ठीक है।